छत्तीसगढ़ में लोकसभा की चुनावी जंग में नया मोर्चा खुल गया है। भाजपा भूपेश बघेल, डॉक्टर शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, विकास उपाध्याय और ज्योत्सना महंत का कार्टून पोस्टर जारी कर उनकी पोल खोल रही है। अब कांग्रेस बची हुई बिलासपुर सीट से भी दागी देवेंद्र यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इस पर भाजपा तंज कसने लगी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस दागियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। किसी ने सरकारी जमीन को कब्जिया लिया, बिल्डिंग को कब्जिया लिया, किसी ने कुछ बड़ा कर दिया, हर तरह की हरकतें की हैं और अब सब लोग जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जनार्दन कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के उनके रवैये को अच्छी तरह से जान चुकी है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का कमान तीसरी बार सौंपने के लिए ऐतिहासिक जनादेश के साथ छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भी तैयार है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो कभी कार्टून बनाकर पेश किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी हमारे प्रत्याशी के ऊपर कभी एफआईआर लॉन्च कर देना, कभी उसको कार्टून बना के पेश कर देना। मतलब सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है। इससे सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हार का खींच दिख रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बयान है, उस बयान से सीधा सीधा साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और उनके बयान से कहीं न कहीं हताशा साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस ने अभी सिर्फ 6 नाम की सूची जारी की है। इस पर ही सवाल उठने लगे हैं। यह बता रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को हर कदम कदम पर घेरना चाह रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर पलटवार के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दागियों पर दाव। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपने सभी सूरमा मैदान में उतार दिए, तो कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सिर्फ 6 प्रत्याशी ही मैदान में उतारे हैं। सबसे पहले तो इंतजार है कि कांग्रेस बाकी प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर कांग्रेस वैसे ही घिरी हुई है, तो वहीं जो प्रत्याशी मैदान में हैं उन पर भी बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। भूपेश बघेल, डॉक्टर शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, विकास उपाध्याय, ज्योत्सना महंत का कार्टून पोस्टर जारी कर उनकी पोल खोलने का दावा यहां पर बीजेपी कर रही है। तो कांग्रेस इसे बीजेपी की माहौल बनाने की राजनीति और बीजेपी का डर करार दे रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। चुनावी जंग में कितनी मदद पहुंचाएगा भाजपा का नया मोर्चा। दागियों पर दाव लगाकर चुनाव में घिरेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर क्यों है जोर। लोकसभा चुनाव में कितनी कामयाब होगी भाजपा की कार्टून पॉलिटिक्स, और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है ID24 की इस खास चर्चा में। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि पहले तो इंतजार है कि प्रत्याशी कब घोषित होंगे, लेकिन जो घोषित हो गए उन पे भी लगातार यहाँ पर निशाने साध रही है। आप इसे बीजेपी का डर क्यों करार दे रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए कार्टून पॉलिटिक्स हो रही है, इसीलिए FIR हो रही है? बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए। 10 साल से केंद्र में सरकार है, बड़े बड़े वादे थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का। जिस तरह से 200 स्मार्ट सिटी का वादा था, सांसदों ने गोद लिए थे गांव, वो आज गोद में ही रह गए। तो मूल बात देखिए, जो जिस पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार है, वो चुनाव के समय ऐसे फर्जी आरोप लगा के विपक्ष के नेताओं को टारगेट करे, इससे साफ
साबित होता है प्रस्मिता जी कि इनके पास बताने के लिए अपनी उपलब्धि नहीं है और केवल झूठ और भ्रम के सहारे ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनको तो अवसर था, देखिए आपके लोकप्रिय चैनल में जिनकी बाइट चल रही थी, सम्मानीय ओपी चौधरी जी पूर्व आईएएस हैं, दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते, राजीव गांधी शिक्षा मिशन का पैसा जो है विज्ञापनों में कमीशनखोरी के लालच में फूकने का आरोप लगा था। डीएमएफ के फंड से अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाए गए थे, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाए गए थे। रायपुर में भी कलेक्टर रहे जब यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर था, मरही माता, मौली माता, पीसी रथ जी इस बात के गवाह हैं कि बुलडोजर चलाए गए यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के धार्मिक धरोहर पर। ऑक्सीजोन जो है डीएमएफ के पैसे के बंदर बांट करके उन्हीं के कार्यकाल में बना। कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, तो इनको आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी आज भाजपा में है। चिंतामणि महाराज देखिए, जब कांग्रेस में सामरी के विधायक थे, विधानसभा चुनाव के पहले 3 साल से ईडी यहाँ पर जमी हुई है भाजपा के मोर्चा संगठन के रूप में। ईडी के आरोपी थे, जो ईडी ने पत्र लिखा था ईओडब्ल्यू को, 10वें क्रम में चिंतामणि महाराज का नाम था, भाजपा में शामिल हुए, उनके सारे दाग धुल गए। अब भाजपा में कोई नेता कार्यकर्ता सरगुजा संभाग में नहीं बचा, तो चिंतामणि को ये प्रत्याशी बना दिए। भोजराज नाग देखिए, कांकेर से वर्तमान में भाजपा के जो सांसद हैं मोहन मंडावी जी मोर्चा खोल के बैठे हैं। भोजराज नाग के खिलाफ महिला के अपहरण और यौन शोषण का आरोप है, उसको ये प्रत्याशी बनाए। तो दागी और भ्रष्टाचारी तो भाजपा में प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों का टोटा तो एक ही पार्टी में है। बघेल का भी तो कार्यकर्ता विरोध करे, वो इसी पर तो सवाल उठा रहे हैं। प्रसीता जी, ये अंतर है। भाजपा में इनके नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोट कर आयातित व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके ऊपर ईडी में 5 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप था। इन भाजपाइयों के मुंह में दही जम गया। देखिए, ये अलग बात है, अनुशासन का मामला उचित मंच में, उचित फोरम में उठाए, वो अलग बात है, लेकिन इनके यहाँ तो अपने हक का गला घुटते हुए जवाब ले लेते प्रवीण जी से। एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। नंदराज पर्वत बेच दिए गए, हसदेव के जंगल कट रहे हैं, एनएमडीसी का सेल लगा के रखे हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप डरे हुए हैं, आपको पता है, आपने सर्वे करा लिया है, उसमें जहां बीजेपी जो क्लीन स्वीप का टारगेट लेके चल रही है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। प्रवीण जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके समाचार के संग नमस्कार, प्रणाम। और देश की जनता को बताना चाहूंगा कि आज 21 मार्च का तारीख है। 1970 में आज जो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, आज ही के दिन निश्चित रूप से जो काला अध्याय वो समाप्त हुआ था। तो लोकतंत्र की हत्या किसने की थी, जनता याद रखे कि 21 महीने का काला अध्याय आज के दिन समाप्त हुआ था। रही बात इस प्रदेश की बात करता हूँ, तो देखिए कांग्रेस निश्चित रूप से बौखलावी पार्टी है, क्योंकि अभी तक इनकी 11 की 11 सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, केवल 6 प्रत्याशियों को डिक्लेयर किए हैं। और थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि सुरेश जी की आवाज में पूरा सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जितने मैं उनको सुन पा रहा था निश्चित रूप से उनके शब्दों तो मुझे बौखलाहट दिख रही थी। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आपके आरंभिक अगर वक्तव्य में देखे आज के चैनल में, तो दीपक बैठ जी कुछ वक्तव्य दे रहे थे। यही दीपक जी वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष सांसद है, लेकिन इनके कार्य पर पार्टी को भरोसा नहीं है, इसलिए इनकी टिकट तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से प्रत्याशियों की चिंता कांग्रेस पार्टी में हो रही है और लगातार इस प्रकार की रोज इनके बयान आ रहे हैं कि आज कल प्रत्याशी आएंगे, लेकिन 8 तारीख के बाद 21 तारीख को इनके प्रत्याशी नहीं है। प्रमाणित करता है कि इनके अंदर विरोध की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार दीपक बैठ की बात कर ले तो उनके सीट के लिए परिवारवाद वहां पर हावी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी स्वयं ही अपने पुत्र के इस प्रकार लॉबिंग कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अंतर विरोध जो है लगातार बहुत चरम सीमा पर है। लेकिन मैं बात करता हूँ कार्यकर्ताओं की, जिस प्रकार सुरेंद्र दाव ने साहस दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी के सामने कह दिया कि किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस के पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। चाहे बात में अरुण सिसोदिया की करूं या उसके पूर्व की बात करता हूं मैं कि इनके प्रभारी महामंत्री है चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने चिट्ठी के माध्यम से लिखा था कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर प्रदेश पिछले 5 साल आया था तो केवल अय्याशी किया था। अय्याशी के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो चाहे राज्य के नेताओं की बात कर लीजिए या राष्ट्रीय नेताओं की बात कर लीजिए, कांग्रेस के नेताओं का धरातल पर कोई काम नहीं है, केवल जनता के पैसे का बंदर बाट, लूट और भ्रष्टाचार में ही इनका ध्यान था। इसलिए तो अभी तक प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पर आरोप लगा रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर अच्छा काम किए होते तो सबसे पहले टिकट तो उन्हीं की घोषणा होती। प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्तमान के सांसद होने के नाते यदि उनकी टिकट नहीं घोषणा हो पा रही है, निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि उनके कार्य अच्छे नहीं है। और इसकी प्रमाणिकता इसलिए भी है क्योंकि
नवंबर दिसंबर 2023 के चुनाव में देखेंगे विधानसभा के परिणाम में, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो चाहे विधानसभा के चुनाव की मैं सांसद जी की बात कर लूं या पूरे कांग्रेस पार्टी की बात कर लूं, निश्चित रूप से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि अगर 23 की बात करूं तो ये 71 सीटें इनके पास थी, 75 ठीक है प्रवीण जी, लौटोगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी राज्य भी जुड़े, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पीसी, जिस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, अभी इंतजार किया जा रहा है, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होंगे पूरी सीटों पर तब तक चुनावी मैदान तैयार नहीं होगा। उसी बीच इस तरह की कार्टून पॉलिटिक्स और दागियों पर दावियों, वार पलटवार का दौर चल रहा है, ये किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये स्थितियां हैं कि चुनावी मोड में ही दोनों पार्टियां हैं। भाजपा थोड़ी आगे निकल गई है कांग्रेस की तुलना में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके और चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन कार्टून और इस तरह से जो आरोप लगाने वाली राजनीति, ये तो शुरू से रही ही है। दोनों पार्टियां इसमें किसी से एक दूसरे से पीछे नहीं रहती हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री पर ही आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से ये बांड को लेकर के, इलेक्ट्रो बांड को लेकर के आरोप किस तरह से उद्योगपति या कारपोरेट को फायदा पहुंचाया गया, या उसके पहले विमान सौदे को लेकर के जो आरोप लगे थे, ये आरोप लगाना राजनीति में निश्चित रूप से एक दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पार्टियां करती रही हैं। वो चुनाव तक के ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर प्रदेश में क्या माहौल क्या है। अभी देखिए, लेटेस्ट जो भूपेश बघेल जी के खिलाफ का नाम FIR में सामने आया है और उसके प्रतिक्रिया में जो उन्होंने बातें कही हैं, तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से राजनीति प्रेरित तो चीजें लग ही रही हैं। अगर कार्रवाई होनी होती तो अब तक गिरफ्तारियां वगैरह हो जाती, क्योंकि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, सिर्फ धमकाने चमकाने तक के आरोप सीमित हैं। और प्रॉपर कांग्रेस की भी वही गलती रही है, उसने भी 5 साल के शासन में जो आरोप भाजपा पे लगाए थे उस तरह से कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगता है ये कुल मिला के दोनों दलों की नूरा कुश्ती है, ताकि एक दूसरे पे केंद्रित रखा जाए और मतदाता को और इधर उधर भटकने का मौका ना दिया जाए। प्रदेश में दोनों ही दलों की या तो इस दल को चुने मतदाता या उस दल को चुने, तो इस तरह से दोनों के भले बुरे को झेलना है मतदाताओं को, और चुनाव तक के ये सिलसिला चलता रहेगा। जी चलिए सुरेंद्र जी, ये जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यही कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार किया जा रहा है। आखिर देरी क्यों हो रही है? आपको नहीं लगता मौका आप ही दे रहे बीजेपी को तमाम चीजें और तमाम वार करने का? 2,000 पोलिंग बूथ होते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो प्रथम मोर्चे पर बूथ स्तर पर लड़ता है। प्रत्याशी निश्चित तौर पर उतारे जाते हैं, लेकिन प्रत्याशी का जो महत्व है वो चुनाव में उससे ज्यादा कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच जाता है। पहले भी ये परंपरा रही है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है चुनाव निर्वाचन तिथि तय होने के बाद प्रत्याशी की घोषणा होती थी, और ये कोई तय फार्मूला नहीं है कि आप पहले प्रत्याशी तय कर दिए तो आपकी जीत निश्चित है। मूल बात देखिए, वर्तमान में जो हालात हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी ने कही, मोदी सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता बचाने का ये कुचित प्रयास कर रही है। 10 साल जनता ने अवसर दिया था, 10 साल ये केवल वादा खिलाफी करते रहे। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, पेट्रोल डीजल 35 रुपए का था। आज हालात ये हैं कि जो 3 रुपए 54 पैसा डीजल पर सेंट्रल एक्साइज लगता था, 31 रुपए तक बढ़ाने के बाद वर्तमान में 19 रुपए 90 पैसा, 7 गुनी ज्यादा मुनाफाखोरी डीजल पेट्रोल के दाम पर करके महंगाई बढ़ाने का पाप जो मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद जो इनके भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से पीएम केयर फंड को सीएजी के ऑडिट से बाहर रखा गया, जिस प्रकार से आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, ये कहते हैं पब्लिक फंड नहीं है, ये बताया भाजपा की निजी तिजोरी है क्या? जो नोटबंदी जो था संगठित लूट था, जिस प्रकार से बिना केवाईसी के सहकारी बैंकों के माध्यम से हजारों करोड़ का जो लेन देन भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया। अब उसी दौर में देखिए, एन चुनाव के वक्त 30 साल पुराने मामले में आयकर नहीं लगता। प्रसीता जी, राजनीतिक पार्टियों के धन पर जो है आयकर की देयता नहीं आती। बताया भाजपा 1 रुपए भी आयकर आज तक पटाई हो तो 30 साल पुराने मामले का बहाना करके इन चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी का बैंक खाता सीज करना, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। ये तमाम दिगर पार्टियों के, विपक्ष के संसाधनों को छीनने जैसी स्थिति है। 6,000 करोड़ से ज्यादा जो ये ब्लैकमेलिंग करके, जो ईडी और आईटी का दुरुपयोग करके हफ्ता वसूल के जो चंदा इकट्ठा किए हैं, उस पर ये मौन है। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने आई है, एक कंपनी मोखा इंजीनियरिंग से ये 400 करोड़ चंदा लेते हैं, 15,500 करोड़ का उनको काम देते हैं। जिस प्रकार से 15 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आईटी ईडी की रेड पड़ी और वो भाजपा को चंदा दिए और वो बरी हो गए, तो ये तो पक्के में है। इसके अतिरिक्त कितनी वसूली की है भाजपा, ये बताए।
पूरे देश में जो इनका पार्टी कार्यालय है, देखिए पिछले 10 साल में जो 7 स्टार होटल की तरह भले जो भाजपाई जो साइकिल में चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। तो देश का संसाधन अपने संघी भाजपाइयों पर लुटाने वाले ये भाजपाई भ्रष्टाचार की किस मुंह से बात करते हैं? मूल बात इनको अब जवाब देने का समय है। जिस प्रकार से चंदा चोरी, जमीन दलाली का खेल चल रहा है, ये अभी आरोपी बता रहे थे। रायपुर से जिसको प्रत्याशी बनाए हैं धन्ना सेठ, वो कृषि मंत्री रहते, कृषि उपकरणों के सब्सिडी के लिए काउंटर तय किया करते थे। जलकी में जमीन घोटाला कृषि के लिए बनाए जो बांध है उस पर कब्जा करने का आरोप है, सड़क तक घेर लिए। तो ये किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं प्रसीता जी? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यही कारण है कि 11 में से 9 प्रत्याशी इनको बदलने पड़े। ये जान चुके हैं कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित है और ये प्रत्याशी बदल के उनका टिकट काट के ये सोचते हैं कि ये बरी हो जाएंगे। तो जनता जो है 10 साल की वादा खिलाफी भोगी है। आज देश का किसान दिल्ली की सीमा पर सड़क पर आंदोलित है। प्रवीण जी देखिए, पहले बात तो तकनीकी समस्या का चलते हुए बात मुझे कम सुनाई देती है, लेकिन जो शब्द मैं सुन पा रहा हूँ कि वो कहते कि जनता आक्रोशित है। जनता आक्रोशित आपके कार्यों से थी, इसलिए नवंबर दिसंबर के चुनाव के परिणाम आप जाकर देख लीजिए। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसने मिला कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ थी। आपके पास 68 सीटों का बहुत बड़ा जनादेश था, लेकिन आपने जनता के हित में कोई काम नहीं किया था। और यहाँ तक वर्तमान की बात करूं तो सरकार में तो घोटाला हुआ ही हुआ, आपके संगठन तक में घोटाला हुआ। अरुण सिसोदिया जी की चिट्ठी उठाकर देख लीजिए कि आपके संगठन के 6 करोड़ की राशि बिना अध्यक्ष और महामंत्री के सहमति के बिना मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार को दे दिया जाता है, उनके बेटे की कंपनी को दे दिया जाता है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। सत्ता में तो घोटाले आपने किए ही किए, चाहे वो गोबर घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, कोयले की दलाली हो या शराब घोटाला हो। और जिस प्रकार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी पर यदि एफआईआर हुआ है तो आपकी बौखलाहट दिखाती है कि कहीं न कहीं आग लगा है, तभी तो धुआं उठ रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सबूत प्रस्तुत करने का दावा करते हैं। यदि एफआईआर हुई तो जांच में सहयोग करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि निश्चित रूप से घोटाले में आप संलिप्त थे, आपकी पार्टी संलिप्त थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये डर बता रहा है कि जनहित में आपने कोई काम नहीं किया। लगातार ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका सुरेंद्र जी से। प्रसीता जी, खुलेआम जिस प्रकार से रेत तस्करों को संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री विधायक जो है जो यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं, जिस प्रकार से संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, आज कांग्रेस पार्टी ने यह शिकायत की है निर्वाचन आयोग से। जितने पेट्रोल पंप है वहां पर मोदी के पोस्टर लगे हैं, जितने रेलवे स्टेशन है वहां सेल्फी जोन बनाए गए हैं, बुजुर्गों का पैसा खा गए, सब्सिडी खा गए, रेल किराया बढ़ गया, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बंदरगाह बेचे जा रहे हैं और मोदी जी का पोस्टर आज भी यथावत है। आज जो है राजनांदगांव के भर्रे भाटा गांव में जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़ा, जो राशन दुकान है सरकारी, वहां पर राशन के लिए झोला मोदी जी का फोटो छपवा के ये आज भी बांट रहे हैं। तो डरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। खुलेआम जो है तमाम तरह के नशे का कारोबार जो भाजपाइयों के संरक्षण में चल रहा है। रेत माफियाओं का इतना आतंक है कि सरकारी जो खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनको दौड़ा के मारा जा रहा है। विधायक जो है धर्मजीत सिंह जी विधानसभा में सवाल उठाए थे, चुनौती दी थी मुख्यमंत्री को, अभी हेलीकॉप्टर सर्वे करा लीजिए। केवल रायपुर जिले के घाट में 400 गाड़ियां लोडर नहीं मिले तो देने को तैयार थे। डरे हुए तो आप हैं, इसलिए अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात आचार संहिता की, तो पिछला चुनाव उठाकर देख लीजिएगा, जब प्रचार की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी, उसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना दम दिखा रहे थे। उन पर तो निश्चित रूप से हमने जो है उनके लिए कार्रवाई की चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई होगी। और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चाहे प्रदेश की बात करें या देश पर, आपने जनहित का कोई काम किया ही नहीं। जनता ने आपको नकार दिया है, इसलिए आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। लगातार अपने राजकुमार को आप अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, कभी भारत जोड़ो न्याय, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लॉन्च करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अपनी गाँव में, चाहे वो G23 नेताओं की बात करूं, चाहे आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करो या आपके प्रदेश के नेताओं की बात करो, वो आपकी पार्टी को छोड़कर लगातार रूप से जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है, क्योंकि आपने जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। आपने काम किया केवल भ्रष्टाचार के लिए, चाहे वो महादेव ऐप सट्टा घोटाला हो,
चाहे युवाओं की आपने नग्न करने के लिए मजबूर करने की अवस्था की बात करूं, पिछले सरकार की अगर बात जी समय दीजिएगा तो रोटी, कपड़े, मकान जैसे मूलभूत सुविधाओं ठीक है, पीसीसी से कमेंट के बाद मैं करूंगी पीसीसी आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, उस तरह मुद्दों की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव होते, आम चुनाव होते, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, जनता से जुड़े मुद्दे दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, एक दूसरे की छवि खराब करने की राजनीति चल रही है, यही माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के उस तरह से शुरुआत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरह से पिछले मुख्यमंत्री को और दूसरे लोगों को घेरा गया है और बहुत सारे अधिकारी अंदर हैं, तो वो जो मुद्दे हैं, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, कोल वाला मुद्दा हो, तो उससे, और अब महादेव ऐप को लेकर के फिर से मामला गर्म हुआ है, तो उससे राजनीति पर उठ पा रही है। हालांकि पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सबसे बड़ी उनकी कामयाबी रही कि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को जोड़ा और सरकार का फोकस हुआ किसानों के लिए, और उसी का कारण है कि अब 3100 रुपये का धान का मूल्य किसानों को प्राप्त हो गया। यानी भाजपा जो पिछले बार दो वर्षों का वो देने से इनकार कर दी थी बोनस, उसको भी इस चुनाव में जो है बोनस देने का वायदा करना पड़ा और उसको निभाना भी पड़ा। तो किसानों को फायदा हुआ इन सरकारों में, ये तो तय है। लेकिन अब बाकी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, जीएसटी के मुद्दे को लेकर के और दूसरे रोजगार, नए रोजगार सृजन को लेकर के सरकार इस तरह से 2 महीने में कुछ खास 3 महीने में काम भी नहीं कर पाई है। लेकिन यही सब मुद्दे चल रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव के हिसाब से अभी तक की चीजें शुरू नहीं हुई है। मुझे लगता है दोनों पार्टियों के उम्मीदवार तय होने के बाद जब राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे होंगे तो एक बार फिर मीडिया को उन सब चीजों को उठाना पड़ेगा और वो नेशनल मुद्दे सामने आएंगे। प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा नगर नार स्टील प्लांट के निजीकरण की कोशिशों का है। जो जनता चाहती है कि सरकारी सेक्टर में रहे वो कारखाना, ताकि रोजगार के बड़े अवसर मिले। और भी दूसरे उद्योगों के लेकर के एमओयू जो हुए हैं कई सालों में, पिछले दशकों में, उसको लागू होने में क्या देरी है, उनमें क्या सरकार की देरी है, ये सब चीजों को लेकर के जनता उद्वेलित है। अभी लिथियम को लेकर के जो चल रहा है, ऑप्शन चल रहा है, क्या उससे रोजगार मिलेगा या फिर वो बड़े कॉरपोरेट के हिस्से में ही चीजें जाएंगी और स्थानीय जनता को, बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब बहस के मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आगे आएंगे और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के तय होने के बाद ही चीजें कुल मिलाकर के ज्यादा स्पष्ट होंगी। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 साल से चुनी हुई सरकार को बदनाम किया गया। ईडी, आईटी के माध्यम से जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया गया। अभी ये बात कर रहे थे, कोल परिवहन बंद हुआ है क्या? अभी शायद सरकार वसूल रही है। जिस प्रकार से इन्होंने शराब की बात कही, कौन सा या सप्लायर कंपनी की काउंटर या एजेंसी या प्लेसमेंट कुछ भी परिवर्तित हुआ हो तो बताए। साय के विभाग में है, हमारे समय तो कवासी लखमा जी मंत्री थे, वर्तमान में विष्णुदेव साय का विभाग है आबकारी, वो वसूल रहे हैं। उसी तरह से कमाई जो हो रही है वो जायज। तो केवल देखिए, ये कमल छाप का जो ताबीज पहन ले वो उसके सारे भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मुझे पता है महादेव ऐप बंद हुआ है क्या? आज भी केंद्र की मोदी सरकार और भाजपाइयों के संरक्षण में 28% जीएसटी ले रहे हैं, 30% इनकम टैक्स, उस पर 4% सरचार्ज। महादेव ऐप आज भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में चल रहा है और भाजपा के संरक्षण में चल रहा है। फ्यूचर गेमिंग जोन जो इसी तरह से सट्टा, ऑनलाइन गेम सट्टा खिलाती है, 1368 करोड़ ये चुनावी बॉन्ड के रूप में लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए और कहां वादा खिलाफी। अभी रथ जी ने निश्चित तौर पर कहा ये बोनस का वादा किए थे, कब का किए थे? घोषणा पत्र निकाल के पढ़ लिया भाजपा। ये 16-17 और 17-18 के बोनस देने का वादा किए थे, लेकिन जिस साल में अकाल था, कम खरीदी हुई थी, 14-15 और 15-16 का दिए। न्याय योजना की राशि जो पूर्ववर्ती सरकार बजट प्रावधान करके गई थी 31 मार्च तक के लिए, मार्च में जो चौथी किस्त मिलना था वो भी एक अड़िया डकार गए। उल्टा 13,000 करोड़ का नया कर्ज ले लिए और तमाम तरह से ये जो है ये मान चुके हैं कि इनके कार्यकर्ता और नेताओं के पुरुषार्थ में चुनाव में जीत पाना मुश्किल है। एक अलग से सेल लोकतंत्र के इतिहास में प्रतिशत जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकी पार्टी इतनी कमजोर है कि दूसरे दल के नेताओं को दल बदल कराने के लिए अलग से महामंत्री कहाँ जन्मत देख पा रहे सुरेंद्र जी आप कांग्रेस का? परिणाम विधानसभा चुनावों के देखिए आप, उसके बाद अब तक कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतर पाए। ठीक है, ये माना जाता है कि नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेशन की तारीख सामने आ गई है। करने के लिए ईटी, आईटी का दुरुपयोग किया गया। जिस तरह से भाजपा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी यही बात कही गई थी। अभी कब तक अब
जब नान घोटाले जैसे घोटाले सामने आए थे तब आप ही कहते थे ईडी आईटी से इसकी जांच करवाई जाए। अब जब तमाम मामलों पर जांच हो रही है तो परेशानी ठीक है। प्रवीण जी, ना प्रसीता जी, मूल बात जो है, इनके प्रश्नों का ये उत्तर जो देता हूं। भाजपाई महादेव सट्टा ऐप हाईकोर्ट नवंबर दिसंबर 2023 में बैन चुका है, इनको जानकारी ही नहीं है, ये मुगालते हैं। दूसरा बात बोनस की कह रहे थे, आपने कहा था सत्ता आने के पूर्व कि हमने जो बोनस नहीं दिया 5 साल बोनस देंगे। 5 साल तक बोनस क्यों नहीं दिया? हमने कहा था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे 25 सितंबर को बोनस देंगे। 3716 करोड़ रुपए बोनस दे दिया 25 सितंबर को, आपने नहीं दिया। ये आपकी गलती थी। ये संघी जो है, क्या आपको बताना चाहता हूँ, कोयले के जाने के लिए जो प्रक्रिया ऑनलाइन थी उसको ऑफलाइन कर दिया था। जमाना बढ़ रहा है, तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इनकी निष्ठा देखिए कि ऑनलाइन व्यवस्था को ऑफलाइन कर दिया, ये इनकी निष्ठा थी। जैसी हमारी सरकार बनी वापस हमने परिवहन की जो व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया ताकि कोई भी चोरी ना हो। और शराब के बाद जो एफएसएल लाइसेंस केवल जिनका हाथों में था, लगाते थे। अजीत पवार एफएसएल लाइसेंस जो अनुमति दी चलिए ठीक है, कौन सही है कौन गलत है तो जनता तय कर ही लेगी 4 जून को। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दागियों पर दाव छत्तीसगढ़ की आज हम चर्चा कर रहे थे। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इंतजार यही है कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशियों की सूची आने का। और इसी बीच कार्टून पॉलिटिक्स चल रही है, बार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जिस तरह का माहौल फिलहाल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसका फायदा बीजेपी को कितना होता है और कांग्रेस कितना नुकसान उठाती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।